नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जो है बीए पार्ट प्रथम वर्ष के जो प्रथम प्रश्न पत्र है भौतिक भूगोल, उसके अंतर्गत जो है पृथ्वी की जो गतियां हैं और इसका जो उपग्रह है चंद्रमा, उसके बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां हैं और उसका क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले पृथ्वी की गतियां एवं इसका उपग्रह। जैसा कि हम सभी को पता है कि पूर्वी क्लासों में हमने पढ़ा है कि पृथ्वी की दो महत्वपूर्ण जो है गतियां होती हैं। उन गतियों में पहली होती है दैनिक गति या घूर्णन गति और दूसरी होती है आपकी परिक्रमण गति, जिसे हम रिवोल्यूशन गति भी कहते हैं। तो ये जो दो गतियां हैं, तो पृथ्वी की दो महत्वपूर्ण घटनाएं जिनसे दिन रात और ऋतुएं बनती है, उनमें एक आपकी पहली जो गति हो गई है दैनिक या घूर्णन गति, और दूसरी आपकी जो गति होती है वो होती है परिक्रमण गति। सबसे पहले दैनिक गति या घूर्णन गति के बारे में जान देते हैं, रोटेशन के बारे में कि होती क्या है। कि जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन रात का निर्माण होता है, इसे हम पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी के सूर्य के सामने वाले भाग पर दिन और विपरीत भाग वाले भाग पर रात होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण सभी नक्षत्र एवं तारों का भ्रमण दिशा भी पूर्व से पश्चिम में रहती है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः जो तारे नक्षत्र है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। पृथ्वी का जो केंद्र अपसारी बल है के कारण पृथ्वी के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक गुबार और ध्रुवों के ऊपर जो है चपटापन पैदा हो जाता है। इस गति के कारण हवाओं और धाराओं की दिशाओं में भी बदलाव आता है। दैनिक गति या परिभ्रमण गति का सर्वाधिक जो प्रभाव होता है वो भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पृथ्वी का जो व्यास है, क्या कह सकते हैं, भूमध्य रेखा की जो परिधि है वो सबसे अधिक होती है। तो इसका सर्वाधिक जो प्रभाव है वो भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर सर्वाधिक गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 45 डिग्री पर उत्तर दक्षिण पर अक्षांश पर इसकी जो गति होती है वो कम हो जाती है। तो पृथ्वी की जो गति होती है वो भूमध्य रेखा के ऊपर सर्वाधिक होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर दैनिक या जो घूर्णन गति है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और ध्रुव पर जो है ये गति लगभग शून्य हो जाती है। पृथ्वी के कक्ष द्वारा अपने अक्ष के साथ समकोण का निर्माण नहीं होता है। पृथ्वी अपने अक्ष के साथ जो है कक्ष द्वारा जो है समकोण कोण नहीं बनाती है, क्योंकि पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के साथ 23.5 डिग्री झुका हुआ है और पृथ्वी का यह झुकाव सूर्य की परिक्रमा के दौरान एक निश्चित दिशा में जो है बना रहता है कि 23.5 डिग्री हमेशा पृथ्वी जो है झुकी हुई रहती है अपने अक्ष से। जैसा कि ये आप मानचित्र देख पा रहे हो, इसके अंतर्गत यहाँ पर पृथ्वी जो है इसके अक्ष से 23.5 डिग्री, जैसे कि अगर अपनी ये बात करें तो पृथ्वी का ये अक्ष है और ये अक्ष जो है ये पृथ्वी की कक्षा है। इससे जो है ये मानना कि ये 90 डिग्री का ये इसका अक्ष हो गया, और इससे कितने डिग्री ये कोण झुका हुआ है, ये कोण 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जबकि ये इसकी जो कक्षा है, कक्षा के साथ ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये यहाँ पर 66.5 डिग्री हो जाते हैं, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब उसके बाद में जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव बार बार से सूर्य के सामने आते हैं, जिससे दोनों गोलार्धों में अलग अलग ऋतुओं का निर्माण होता है। अब पृथ्वी के 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुके होने के कारण ही जो है उत्तरी और जो दक्षिणी ध्रुव है वो बार बार सूर्य के सामने आते हैं, जिससे विभिन्न ऋतुओं का निर्माण होता है। क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं, जो उनका जो वर्तन बिंदु है वो कर्क रेखा से जो है मकर रेखा के बीच में होता रहता है। अर्थात सूर्य वर्ष में जो है एक बार कर्क रेखा पर जाता है, फिर वापस जो है मकर रेखा के ऊपर जाता है। तो इस प्रकार से ये जो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो है सूर्य का जो है वर्तन होता रहता है, या जो सूर्य उत्तर और उत्तरायण एवं दक्षिणायन होता रहता है, जिसके कारण जो है विभिन्न ऋतुओं का निर्माण होता है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण ही दिन रात की अवधि में भी अंतर आता है, और दिन रात की अवधि में अंतर आने का जो मुख्य कारण है वो भी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव होने के कारण ही है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। दूसरी जो महत्वपूर्ण गति है वो है पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में एक वर्ष में अपना चक्कर पूरा करती है। यह पृथ्वी की वार्षिक गति कहलाती है। पृथ्वी की यह कक्षा लगभग 965 मिलियन किलोमीटर लंबी है, जिससे पृथ्वी 65 से ही 1/4 दिनों में, मतलब 65 दिनों में 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से तय करती है। पृथ्वी की जो कक्षा है वो वृत्ताकार नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है वृत्ताकार मार्ग के अंतर्गत चक्कर नहीं लगाती है, तो वो कक्षा वृत्ताकार न होकर
अंडाकार है, जिससे हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी परिक्रमण के दौरान बदलती रहती है। अब जो पृथ्वी जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो दूरी है वो बदलती क्यों रहती है? क्योंकि पृथ्वी की जो कक्षा है वो दीर्घवृत्तीय है, अंडाकार या दीर्घवृत्तीय। दीर्घवृत्तीय का मतलब जिस प्रकार से अपन माने कि मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, जैसे ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और पृथ्वी जो है इसके यहाँ पर इस प्रकार से दीर्घवृत्तीय भाग में इस प्रकार से जो चक्कर लगाती है, तो यहाँ पर पृथ्वी की दूरी है, ये जो दूरी है वो सबसे कम है, जबकि यहाँ पर ये जो दूरी होती है सूर्य से पृथ्वी की वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी जो है एक वृत्ताकार मार्ग में जो है चक्कर न लगाकर जो है अंडाकार मार्ग में चक्कर लगाती है। फिर उसके बाद में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत जो दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर है, अर्थात लगभग 15 करोड़ कह सकते हैं या फिर 150 मिलियन किलोमीटर है। जबकि पृथ्वी से सूर्य सर्वाधिक दूरी 100, तो पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की जो दूरी है वो औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी और सूर्य से जो सर्वाधिक दूरी जो होती है वो 152 मिलियन किलोमीटर होती है, जिसे हम अपसौर कहते हैं या अफेलियन भी कहते हैं। कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो सर्वाधिक दूरी होती है वो अपसौर कहलाती है। ये लगभग जो है 15.2 करोड़ जो है किलोमीटर भी कह सकते हैं अपन इसको, 152 मिलियन को। पृथ्वी से सूर्य की जो न्यूनतम दूरी है वो 147 मिलियन किलोमीटर है, 14.7 करोड़, जिसे हम उपसौर कहते हैं या पेरिहेलियन कहा जाता है। अर्थात नज़दीकी जो दूरी होती है वो उपसौर कहलाती है और जो सबसे अधिक दूरी होती है वो अपसौर कहलाती है। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी की यात्रा तुलनात्मक रूप से जल्दी संपन्न हो जाती है। इसके विपरीत अपसौर की स्थिति में परिक्रमण में अधिक समय लगता है। क्यों? क्योंकि उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के पास आ जाती है, तो पास होने के कारण पृथ्वी का जो कह सकते हैं जो मार्ग है या अपन जो जिस दीर्घवृत्तीय मार्ग में वो चक्कर लगाती है, तो पास होने के कारण उसकी जो है कम दूरी हो जाती है, चारों ओर जो चक्कर लगाने की जो परिधि होती है वो दूरी कम हो जाती है। जबकि जब पृथ्वी दूर होती है तो दूर वाले जो वृत्त जो बनता है, जिसके ऊपर वो पथ जो बनता है, उस पथ पर जो वो चक्कर लगाती है तो वो दूरी अधिक होती है। इस कारण से उस अपसौर की स्थिति में समय अधिक लगता है और उपसौर की स्थिति में जो है यात्रा करने में समय कम लगता है। सूर्य दिवस की अवधि घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि सूर्य दिवस की अवधि जो है आपने देखा होगा कि पृथ्वी के ऊपर जो दिन रात हैं उनकी समय अवधि जो है वो भी कम ज़्यादा होती रहती है। पृथ्वी की परिक्रमण के फलस्वरूप विभिन्न ऋतुओं का संभव बनना भी जो है संभव हो पाता है। विभिन्न जो ऋतुएं हैं वो भी पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है उसके कारण ही बनती है। फिर बात करते हैं ये जो स्थितियां हैं, उसके बाद में दो महत्वपूर्ण तथ्य और आते हैं। उन तथ्यों में एक तो अयनांत या संक्रांति किसे कहते हैं, तथा दूसरा विषुव क्या होता है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि पृथ्वी का एक भाग हमेशा उजाला तथा दूसरा भाग हमेशा अंधेरे में रहता है। उजाले और अंधेरे वाले भाग को अलग करने वाली रेखा प्रदीपन या प्रकाशवर्त कहलाती है। तो ये जो स्थिति है कि एक भाग पर हमेशा अंधेरा और एक भाग पर हमेशा उजाला रहता है। पृथ्वी अपने कक्ष के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अपने अक्ष के साथ तो 23.5, अपने अक्ष से तो 23.5 झुकी हुई है और अपने कक्ष के साथ जो है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी के इस झुकाव एवं दीर्घवर्तीय कक्ष के कारण पृथ्वी की 4 विशिष्ट स्थितियां बनती है। अब पृथ्वी अपने झुकाव के साथ ही दीर्घवर्तीकार जो कक्षा में चक्कर लगाती है उससे सूर्य के साथ जो है पृथ्वी की 4 विशिष्ट स्थितियां बनती है। वो स्थितियां कौन कौन सी है जान लेते हैं। सबसे पहले 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, अतः इस स्थिति को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है, जिसे हम कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। तो कर्क रेखा पर जब सूर्य की जो किरण है जब लंबवत पड़ेगी और दिन की अवधि सबसे लंबी होगी तो हम उसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और ये जो स्थिति होती है वो सामान्यतः जो है 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। दूसरा है इसके विपरीत जब पृथ्वी जो है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती है वो लंबवत पड़ती है, इसे हम मकर संक्रांति या शीत अयनांत भी कहते हैं। ये जो अयनांत है उसे हम सोलेस्टिक कहा जाता है इंग्लिश के अंतर्गत। तो ये जो सोलेस्टिक है, विंटर सोलेस्टिक और समर सोलेस्टिक, तो मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति,
तो ये जो 22 दिसंबर को जो होती है वो मकर संक्रांति या सीधा इनांत होता है, क्योंकि इस दिन जो है सूर्य मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, जबकि कर्क रेखा पर इसकी सूर्य की जो किरणें होती है वो सबसे अधिक लंबवत तिरछी पड़ती है। इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है। इसके अलावा 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत पड़ती है। और इस दिन पृथ्वी पर सभी जगह दिन रात की अवधि समान होती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से बसंत ऋतु का जो है आरंभ होता है, इसलिए हम 21 मार्च को बसंत विषुव कहते हैं। इस प्रकार से ये जो विषुव की जो स्थिति है, तो वो जो स्थितियाँ हैं वो 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है। तो इस दिन दोनों दिन जो है 12 घंटे की जो है रात और 12 घंटे का दिन होता है। उसके बाद में अगला जो अपना बिंदु है पृथ्वी के साथ उसका उपग्रह जो चंद्रमा है, चूँकि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी से 3,84,365 किलोमीटर दूर स्थित है। चंद्रमा पर दिन का तापमान जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस एवं रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो मुख्य कारण है दिन का अधिक तापमान होने का कारण और रात में जो है माइनस में तापमान होने का मुख्य कारण है चंद्रमा के ऊपर वातावरण या वायुमंडल का जो है अभाव होना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6वां भाग ही है, अर्थात पृथ्वी के ऊपर जो है गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम पाई जाती है, अर्थात पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो 1/6 होता है। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होता है। तो कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब इस अवस्था को हम उपभू कहते हैं या पेरिजी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी की अवस्था को अपभू कहते हैं। तो चंद्रमा से पृथ्वी की जो अधिक दूरी की जो अवस्था होती है हम उसे अपभू कहते हैं। निकटतम दूरी उपभू और अधिकतम दूरी जो होती है वो अपभू कहलाती है। चंद्रमा की परिक्रमण और परिभ्रमण जो गतियाँ हैं दोनों ही एक समान होती है, अर्थात दोनों का जो समय अवधि होती है वो एक समान होती है। परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों ही अवधियाँ 27.32 दिन है, अर्थात 27.32 दिन में चंद्रमा जो होता है वो अपने अक्ष के ऊपर भी एक चक्कर पूरा करता है, साथ ही जो है पृथ्वी के चारों ओर भी एक चक्कर पूरा करता है। और यही कारण है कि हमें चंद्रमा का हमेशा एक भाग ही दिखाई देता है और यह भाग संपूर्ण चंद्रमा का 59% है जो कि हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। शेष 41% जो भाग है वो हमें पृथ्वी से कभी भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा की जो परिक्रमण और परिभ्रमण जो गतियाँ हैं उसके कारण इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो आज हमने पृथ्वी की जो गतियाँ हैं और चंद्रमा जो इसका उपग्रह है उसके बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।